नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज जो हमारा विषय है वो हिंदू और इस्लामिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही साथ ये जो हमारा डेली जो प्रोग्राम होता है तो मंडे टू सैटरडे आता है और सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। अगर आप सुबह 9 बजे देखेंगे तो इस समय हिस्ट्री की क्लासेज हो रही हैं और जो 5 बजे होता है शाम को अभी ज्योग्राफी हो रही। पीछे आप देखेंगे तो पॉलिटी की चीजें हो चुकी हैं, तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक कई हो चुके हैं और वो आगे भी आएंगे। यूपी स्पेशल कराया जा चुका है पूरा विस्तार से और साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो चुकी है। तो ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हैं और अभी तक यदि आपने नहीं देखा है इन्हें तो जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदू इस्लामिक संस्कृति, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत ए दिल्ली तथा दूसरा स्वर्ग और न्याय को एक महान केंद्र कहते हुए अभिवादन किया है। तो दिल्ली के बारे में खुसरो क्या कहते हैं कि हजरत ए दिल्ली मतलब पवित्र दिल्ली है, दूसरा ये स्वर्ग है, दूसरा ये स्वर्ग है, फिर न्याय का एक महान केंद्र इन्होंने कहा है। दिल्ली को किसने कहा है? तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। फिर फारसी साहित्य जो है वो तुर्की सुल्तान फारसी साहित्य में रुचि रखते थे, जबकि मुसलमानों का अधिकांश साहित्य अरबी भाषा में लिखा गया है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे जो पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा थी वो बेसिकली अरबी थी और जो कुरान का जो वास्तविक स्वरूप है वो अरबी भाषा में लिखा गया है जो पैगंबर की भाषा थी। फारसी विकास के लिए लाहौर जो है वो पहला केंद्र था। तो अगर फारसी का अगर विकास आप देखेंगे तो उसमें लाहौर जो है वो पहला केंद्र था फारसी के विकास के लिए दिल्ली सल्तनत के तहत। दिल्ली सुल्तानों ने इस भाषा के विकास के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली। किस भाषा के? फारसी भाषा के। तथा पुस्तकालय स्थापित किए। सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय जलालुद्दीन द्वारा स्थापित कराया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? तो अमीर खुसरो था। तो जलालुद्दीन द्वारा स्थापित कराए गए पुस्तकालय का अध्यक्ष कौन था? अमीर खुसरो था। इसी तरीके से आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी तथा गान विद्या का मतलब जो सिंगिंग है तो सिंगिंग विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ का अनुवाद लज्जत सिकंदरी जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो लज्जत सिकंदरी सिंगिंग से संबंधित है और फरहंगे सिकंदरी किससे? तो ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसका ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत लिखा तथा मसनवी नामक फारसी रूप को काफी बढ़ावा दिया। तो जो पद्मावत की रचना है वो एक मसनवी शैली होती है और उसी शैली में फारसी की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और अगर पद्मावत की जो भाषा आप देखेंगे शैली मसनवी रहती है लेकिन भाषा जो है वो अवधी रहती है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कवि चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। सारंगधर का हमीर काव्य, जगनिक का आला कंड आदि ग्रंथ हिंदी में जो है वो लिखे गए हैं। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। और उर्दू का विकास भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये सैनिकों के बीच आम बोलचाल की भाषा के रूप में आती है और धीरे धीरे इसमें जो है साहित्य की रचनाएं प्रारंभ होती हैं। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक देखेंगे तो सबसे पहला है नूरुद्दीन मोहम्मद और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अगर PYQ आपके जेहन में होगा तो आप देखेंगे किस तरीके से जो है जो रचनाएं होती हैं उनसे और उनसे संबंधित जो लेखक होते हैं उनके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो नूरुद्दीन मोहम्मद लुआब उल अलबाब अमीर खुसरो की जो रचना है वो खजाइनुल फुतूह है अथवा तारीख अलाई, तुगलक नामा, किरान उस्सादैन, मिफ्ता उल फुतूह और आसिका, ये सब किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। जिया नक्शवी की रचना है तूती नामा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तूती नामा किसकी रचना है? तो जिया नक्शवी की है। इसी तरीके से फुतूह उस सलातीन किसकी रचना है? तो ये ईसामी की रचना है। और तबकाते नासरी किसकी है? तो तबकाते नासरी है मिनहाज उस सिराज की रचना है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी। तो तारीख फिरोज शाही या
फतवाए जहांदारी के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बन्नी है। और शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? शम्स ए सिराज अफीफ। देखिए यहाँ जियाउद्दीन बन्नी की भी है, अफीफ की है, तो आपको जो है, और जब भी पूछा जाएगा तो कोई एक ही आएगा, तो आप लोग इसकी चिंता मत करिए। यहिया बिन अहमद सरहिंदी किसकी है? मुबारक शाही की है। फिरोज तुगलक की जो रचना है, सॉरी मुबारक शाही किसकी रचना है? तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी की। इसी तरीके से फुतुहाते फिरोज शाही ये किसकी रचना है? तो ये फिरोज तुगलक इसके रचनाकार स्वयं होते हैं। और सियर उल अरीफन किसकी रचना है? तो जमाली कम्बू सिकंदर लोदी के दरबारी कवि होते हैं, और इनकी जो रचना है सियर अल अरफीन होता है। और एक लेखक होते फक्रे मुदब्बिर, इन्होंने लिखा है तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाही। तो तारीख फखरुद्दीन मुबारक शाही किसकी रचना है? फक्रे मुदब्बिर की। और ताजुल मासिर किसकी रचना है? तो ये हसन निजामी की रचना है। किताबुल यामनी उतवी की रचना है। और तारीख सुबुक्त गिनी, तो तारीख सुबुक्त गिनी किसकी रचना है? बैहाकी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तेलुगु भाषा का विकास विजयनगर में तथा मराठी भाषा का बहमनी और बीजापुर राज्यों में हुआ। ये तो मैं पीछे वाले क्लास में भी मैंने बताया था जब विजयनगर को पढ़ा रहे थे। तुर्क भारत आए तो अपने साथ ईरान एवं मध्य एशिया में पल्लवित समृद्ध अरबी संगीत परंपरा भी लाए। उनके पास कई नए वाद्य यंत्र थे, जैसे रवाब, सारंगी, और उनकी एक विशिष्ट संगीत पद्धति थी। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो वो स्वयं तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र की, अपने देश की भाषा संस्कृति को भी लेके जाता है, सभ्यता को भी लेके जाता है, और वो उसके आचरण में दिखता है। तो इसी तरीके से जब ये आक्रांता भारत में आए तो ये अरबी फारसी की जो समृद्ध परंपरा रही है, संगीत की परंपरा रही है, स्थापत्य की परंपरा रही है, तो इन सबों को भी साथ लेकर के आए। और यहाँ फिर इंडो इस्लामिक शैली का विकास होता है। तो जैसे सारंगी हुआ, रवाब हुआ, ये सब कहाँ के वाद्य हैं? तो ये सब जो है अरबी फारसी वाद्य यंत्र हैं, जिनका बाद में भारत में बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। जैसे तबला है, तो तबले का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा शुरू किया गया स्टार्टिंग में। तो अमीर खुसरो पे अगर प्रभाव देखा जाए तो फारस का प्रभाव था, अरब देश का प्रभाव था। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। और इसीलिए जब दो धर्मों के लोग आपस में मिलते हैं तो दोनों धर्म जो है उससे प्रभावित होते हैं, दोनों संस्कृतियां उससे प्रभावित होती है, दोनों सभ्यताएं उससे प्रभावित होती हैं। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। तो जो आज आप लोग कव्वाली को बड़े चाव से सुनते हैं, तो उसके जन्मदाता कौन है भारत में? तो अमीर खुसरो हैं। खुसरो को तिलक, साजगिरी, सरपदा, औमन, घोर, सनम आदि रागों को प्रचलित करने के कारण नायक की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो तिलक है, साजगिरी है, सरपदा है, औमन है, घोर है, सनम है, ये सब है क्या? ये सब राग हैं। और किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा। और इसी के प्रतिपादन के कारण उन्हें जो है नायक की उपाधि भी दी गई थी। अमीर खुसरो को सितार तथा तबले के निर्माण का श्रेय भी प्रदान किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल को अपने दरबार में बुलाया था। तो गोपाल जो थे, जो दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ थे, तो वो किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपने दरबार में भी आमंत्रित किया था तथा अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते ही रहते हैं, और उसके कई अभियानों में तो ये जाते हैं, और उसका प्रत्यक्ष वर्णन भी अपनी रचनाओं में करते हैं। जौनपुर के सभी सरकी सुल्तान संगीत प्रेमी थे। हुसैन शाह सरकी ने राग ख्याल को भारतीय संगीत में सम्मिलित किया। तो जो राग ख्याल है, इसको किसने जो है भारतीय संगीत में समाहित किया था? तो हुसैन शाह सरकी ने किया था। और उसके संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। जो संगीत शिरोमणि नामक जो संगीत ग्रंथ की रचना है वो किसके संरक्षण में हुआ था? तो वो हुसैन शाह सरकी के संरक्षण में हुआ था। हसन ए दहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता है। तो भारत का सादी कौन है? हसन ए दहलवी है।
और ये बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन जो है वो गजलकार रहे हैं। चिंतामणि जो नामक एक संगीतज्ञ है को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी, तो चिंतामणि को बिहारी बुलबुल कहा जाता है। असम में उस समय शंकर नामक संगीतज्ञ का नाम बहुत ज्यादा विख्यात था। तो असम में जो है आप एक बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव संत को देखेंगे, शंकरदेव, और जो असमिया भाषा में अपनी रचनाएं कर रहे थे। तो ये सब लोगों का समय क्या है, वही दिल्ली सल्तनत के समय की चीजें हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए, हमारे संस्थान के द्वारा 2 बैच का आयोजन किया जा रहा है। एक तो आरओ का बैच है, दूसरा हमारा यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का बैच है। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है और जो भी कमी रहती है संस्थान के द्वारा बताई जाती है। उसके बाद उसका मॉडल आंसर दिया जाता है और ये प्रयास किया जाता है इस बैच के माध्यम से कि आपके प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके आने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज है, वो सारे प्रैक्टिस करा दिए जाए। और जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है पीसीएस का, तो उसमें तो ये टारगेट ही है कि जो आपके पेपर 1 से लेकर के 6 तक के जो पेपर होते हैं, तो हम करीब 750 प्लस प्रश्न जो है करा करके भेजे मुख्य परीक्षा के पहले। तो इतनी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि जो मुख्य परीक्षा की चीजें हैं ना, वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगती है। कि आपका ज्ञान भले ही बहुत शानदार हो, लेकिन आपको लेखन कला आपकी विकसित नहीं है, आपको उसको प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है। क्योंकि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना होता है, फिर 1.5 घंटे के बाद फिर 20 प्रश्न। तो सोचिए ऐसी स्थिति में आप का दिमाग जो है वो कितना ज्यादा टायर्ड हो चुका होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन जो हुआ तो अगले दिन फिर रेस्ट है, लगातार 4 दिन पेपर देना है, 8 पेपर होते हैं। तो आप उस चीज की कंडीशन को समझिए। तो बेहतर आप तभी कर पाएंगे कि जब आप पहले से, मतलब वर्ष भर खूब ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, तब मुख्य परीक्षा में जाकर के आपका न तो प्रश्न छूटेगा और बहुत इत्मीनान से आपका प्रश्न कंप्लीट होगा और आप मुख्य परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। तो ये सारे जो बैचेज हैं मुख्य परीक्षा के लिए एकदम समर्पित बैच है और आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन करें। और अब देखते हैं, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शैली को जन्म दिया जो उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हुई। और इल्तुतमिश के समय में चीनी चित्रकार दिल्ली आए। इसकी पुष्टि ईसामी के फुतुह सलातीन से होती है। तो जो चीनी चित्रकार जो इल्तुतमिश के समय में आए थे, तो इसकी पुष्टि कौन करता है, तो ईसामी करता है। और ईसामी की रचना क्या है, तो फुतुह सलातीन है। 15वीं शताब्दी में जौनपुर अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। सुल्तान हुसैन शाह सरकी के समय में कुतुबन होगा, वैसे कुतुबन ने अवधी भाषा में मृगावती नामक काव्य की रचना की थी। तो मृगावती के लेखक कौन है, कुतुबन है। और बेसिकली ये सरकी वंश में उसके आश्रयदाता रहते हैं, उसके आश्रयदाता कवियों में है। और जो इनकी जो रचना लिखी गई है कुतुबन, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है अवधी में है, तो ऐसे कुतुबन की जो मृगावती है वो भी अवधी भाषा में लिखी गई है। इस्लाम के आगमन से पूर्व की स्थानीय शैली को सहतीरी शिल्पकला कहा जाता है। और अलंकरण की संयुक्त विधि को क्या कहा जाता है, तो अरबस। तो अरबस के क्या था सल्तनत काल में, तो अलंकरण की जो संयुक्त विधि होती थी उसी को अरबस कहा जाता है। फिर अब देखते हैं थोड़ा सा सल्तनत कालीन शैली में भारत में पहली तुर्क, मतलब स्थापत्य शैली की चर्चा हो रही है। तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद क्या थी, कुव्वत उल इस्लाम, जो दिल्ली में है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बनवाई थी। तो कुव्वतुल इस्लाम जो है पहली इस्लामिक कृति मानी जाती है, स्थापत्य माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है, दिल्ली में है और 1197 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है, जो कि पहले जैन मंदिर था। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, ये पहले क्या था, तो जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना और इसका निर्माण जो है राय पिथौरा के किले के स्थल में हुआ है। तो अगर इसकी अवस्थिति आप देखेंगे तो जो राय पिथौरा का किला था तो उसी के प्रांगण में ये है। और
इसमें सबसे पहले तो ये जैन मंदिर था, बाद में ये विष्णु मंदिर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। 12 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। यह पहले एक मठ या विहार था और बेसिकली ये संस्कृत विद्यालय था जिसकी दीवारों पर हरिकेल के नाटक अंकित हैं। तो इसे लगता है कि भाई वो जो मठ विहार था और चूंकि उसमें संस्कृत के नाटक जो हरिकेल है उसका भी चित्रण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि उसको तोड़ करके जो है वहां 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, किंतु इसे 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यह 73 मीटर मतलब 243 फीट ऊंची है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, कितनी फीट ऊंची है? तो 73 मीटर है और 243 फीट करीब है। और 1193 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1232 में मतलब अच्छा खासा समय लगा इसको बनने में। इसमें 5 मंजिलें हैं जो नीचे से ऊपर की ओर पतली होती चली गई हैं। पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और चौथी तथा 5वीं मंजिलें जो है मार्बल और बलुआ पत्थर से, मतलब चौथी और 5वीं जो मंजिल है कुतुब मीनार की, तो वहां आप देखेंगे तो वहां मार्बल पत्थर का जो है उपयोग मिलेगा आपको। प्रारंभ में ये 4 मंजिला था, मतलब जब इल्तुतमिश ने इसे बनाया था तो ये बेसिकली 4 ही मंजिला था। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है फिरोज तुगलक के समय में 4थी मंजिल पर बिजली गिर गई। तो जब फिरोज तुगलक का शासन होता है दिल्ली सल्तनत पे, तो उसी में एक आपदा होती है, इस पे बिजली गिरती है और इसका जो 4था मंजिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने उस 4थे मंजिल को तो बनवाया है, उसके ऊपर एक मंजिल उसने और बनवा दिया। तो इस तरीके से एफएसटी के समय में ये 5 मंजिला हो जाती है। कालांतर में 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सिकंदर लोदी ने भी उसकी मरम्मत करवाई थी। तो जो 5वीं मंजिल का निर्माण एफएसटी के समय में हुआ था, जब सिकंदर लोदी के समय में कुछ डिस्टर्ब होता है तो सिकंदर लोदी ने भी उसका निर्माण कराया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो इससे जुड़े शासक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरू ही करता है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य जो है वो समाप्त करवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक जुड़ता है और फिर आगे आप देखेंगे सिकंदर लोदी का भी इसके जीर्णोद्धार में योगदान होता है। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद, नागौर में अतर कीन का दरवाजा, नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, सुल्तानगढ़ी आदि इमारतों का जो है निर्माण कराया था। तो ये सारी इमारतें इल्तुतमिश के द्वारा कराई गई थी निर्माण। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है और सुल्तानगढ़ी मकबरा प्रथम सल्तनत कालीन मकबरा है। तो मकबरा शैली का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था तो उसका जो प्रारंभकर्ता कौन माना जाता है? तो उसको इल्तुतमिश को माना जाता है। बलबन ने अपना मकबरा और लाल महल बनवाया। तो जो बलबन थे उन्होंने स्वयं के लिए अपना मकबरा बनवाया था और एक लाल महल जो है उसका भी निर्माण कराया था। वास्तव में सही रूप से मेहराबों का प्रचलन बलबन के मकबरे में ही हुआ है। यह इस्लामी कला का श्रेष्ठ नमूना है। शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा है। तो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो बलबन का मकबरा है। खिलजी युग में अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी एक महान निर्माता था। उसने सीरी महल, 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण कराया। तो सीरी फोर्ट और 1000 स्तंभों वाले जो महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार कराया और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जमात खाना मस्जिद और कुतुब मीनार के निकट जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार के निकट जो अलाई दरवाजा है या जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो जमात खाना मस्जिद है, तो इस सब का निर्माण करता कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने सीरी के निकट एक तालाब हौज अलाई अथवा हौज खास भी बनवाया था। तो हौज खास जो है वहां एक तालाब का निर्माण हुआ था हौज खास के नाम पर। यह भी किसके द्वारा कराया गया था? तो ए के द्वारा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलक काल
के स्थापत्य में समकालीन राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है। क्योंकि तुगलक काल में आप देखेंगे कि एमबीटी के समय से ही चीजें बिगड़ने लगती हैं, जो सल्तनत की अर्थव्यवस्था वो डवाडोल होने लगती है। तो ये जब अर्थव्यवस्था डमाडोल होगी किसी भी शासक की, तो जो उसकी रुचि है, अगर किसी शासक की स्थापत्य में रुचि भी है तो वो प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा? क्योंकि उसके पास उसके लिए वित्त की कमी होगी, राजस्व ही नहीं रहेगा। तो वो प्रभाव सल्तनत कालीन इमारतों में दिखती हैं। तुगलकों के स्थापत्य में समकालीन राजनैतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक मिलती है तो हो गया। अपने परवर्ती शासकों के अत्यधिक अलंकृत इमारतों की तुलना में इनके भवन विशाल तथा अत्यंत सादे ढंग से हैं। तो इनके भवन बड़े तो बने, लेकिन इसमें उस तरीके का अलंकरण नहीं मिलता जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखेंगे, या बलबन के समय में, या इल्तुतमिश के समय में। तुगलक वंश के पहले भाग में बनी इमारतों में मुख्य है तुगलकाबाद की गढ़ी और उसके साथ कृत्रिम झील के बीच बना गयासुद्दीन का मकबरा। ये तुगलक काल में जो निर्मित प्रारंभिक जो स्थापत्य हैं वो है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट जहांपनाह नगर तथा तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद का जो है वो किला बनवाया था। तो आदिलाबाद का किला या जहांपनाह नगर की स्थापना किसने कराई थी? तो ये दोनों स्थापना जो है एमबीटी ने कराई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह द्वारा निर्मित इमारतें और हौज खास के निकट मदरसे तथा नगर और किला प्रसिद्ध है। तो फिरोज शाह जो है, आप लोग जानते होंगे कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा अगर स्थापत्य में किसी ने एक काम किया जो मुगल काल में ख्याति शाहजहां की थी, वही ख्याति जो है सल्तनत काल में आप देखेंगे तो एफएसटी की, फिरोज शाह तुगलक की है। इसने जो है पुराने जितने भी स्मारक हैं, भवन हैं, मकबरे हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया और कुछ नवीन जो है वो स्थापत्य की रचनाएं भी करी। फिरोज ने हौज खास नामक पहाड़ी पर अपना तथा अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी के मकबरे बनवाए। तो हौज खास के जो पहाड़ी पे है, चूंकि आप लोग को पता ही होगा कि जो दिल्ली है बेसिकली ये अरावली के ही पूंछ पर स्थित है। और ज्योग्राफी की क्लास में तो मैंने बताया ही था कि जो अरावली रेंज है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है, करीब करीब 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। तो ऐसे में आप दिल्ली में आप देखेंगे ना कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो भी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये रायसीना जो हिल्स है, तो ये सब अरावली के ही पार्ट है। तो वही यहाँ लिखा जा रहा है कि हौज खास नामक पहाड़ी पर जो है इसने अपना और अपने मंत्री खाने जहां तेलंगानी का जो है मकबरा बनाया था। इतना एक्सप्लेन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोग कहेंगे सर दिल्ली में कहाँ पहाड़ी है? तो दिल्ली में पहाड़ी है। आप अगर देखेंगे तो कहीं कहीं बहुत, जैसे आप राष्ट्रपति भवन देखने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे जाना होगा। अब ये अलग बात है कि ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी है, पहाड़ नहीं है। इनकी जो ऊंचाई है वो बहुत घट गई है और अब तो काफी ज्यादा खनन के द्वारा इनका और ज्यादा क्षरण हो चुका है। फिरोज ने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, काबा मस्जिद आदि मस्जिदें भी बनवाई थी। तो काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, काबा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो एफएसटी ने करवाया था। तुगलक स्थापत्य शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें हैं जो सलामी पद्धति पे बनाई जाती है। तो जो स्थापत्य में सलामी पद्धति या ढलवा दीवारों का निर्माण प्रारंभ हुआ था वो तुगलकों के समय में हुआ था। अब आते हैं लोधी काल। तो लोधियों ने एक शैली का प्रयोग किया, वह थी इमारतों को विशेषतः मकबरों के ऊंचे चबूतरे पर बनाना। तो जो इनके मकबरे बनाए जाते थे तो ये पहले ऊंचा चबूतरा बनाते थे और उन चबूतरों पे मकबरों का निर्माण होता था। जैसे आप अभी हुमायूं के मकबरे पे जाएंगे जो दिल्ली में है, तो वो चारों तरफ पहले खूब ऊंचा चबूतरा है और उस चबूतरे के ऊपर जो है उस मकबरे का निर्माण किया गया है। तो इसका जो प्रारंभ आप देखेंगे जो मुगल काल में का जो ये स्थापत्य है हुमायूं का मकबरा, तो अगर इसका पूर्वगामी आप देखेंगे तो ये लोधियों के समय से ही चबूतरे पर मकबरे का निर्माण प्रारंभ होता है। कुछ मकबरे उद्यानों के मध्य भी बनवाए गए हैं, जैसे दिल्ली में लोधी उद्यान इसका सुंदर उदाहरण है। तो इनके जो मकबरे हैं एक तो चबूतरे पर बनाए गए हैं और कुछ मकबरे जो हैं वो चारबाग शैली में बनाए गए हैं और वो जो है उद्यानों में बनाए गए हैं।
तो लोधी का जो लोधी गार्डन है, अगर आप देखेंगे तो ये उसका अच्छा उदाहरण माना जाएगा। सिकंदर लोधी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो जो 2 गुंबद बनाने की प्रणाली का विकास हुआ वो बेसिकली लोधियों के समय में हुआ, और लोधियों के समय में भी किसके, तो सिकंदर लोधी के। लोधी काल को जो है वो मकबरों का काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है, तो लोधी काल को कहा जाता है। अष्टभुजाकार मकबरे की शुरुआत 1368-69 में दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में हुई थी। तो वही जो पीछे मैंने बताया। और दिल्ली की जो मोठ मस्जिद है सिकंदर लोधी के काल में उसके प्रधानमंत्री द्वारा बनवाई गई थी। तो मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के समय में उसके प्रधानमंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। अब थोड़ा सा प्रांतीय शैलियों की चर्चा भी कर लेते हैं। अभी तक आप जो है दिल्ली सल्तनत के जो केंद्रीय शासन था उसके अंतर्गत जो भवन निर्माण स्थापत्य की जो चीजें थी उसकी चर्चा हुई। अब प्रांतीय शैलियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रांत जौनपुर है। तो जौनपुर की सरकी सुल्तानों का अधिकांश इमारतें हिंदू इमारतों के अवशेषों पर निर्मित की गई हैं, इसलिए उनकी कला में हिंदू तथा इस्लामी शैलियों का अच्छा समन्वय दिखाता है। तो जो सरकी शैली की एक पहली विशेषता आप पाएंगे कि जहां पहले मंदिर रहा तो इन्होंने उसको तोड़ ताड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो ऊपर गुंबद नजर आएगा और नीचे जो है मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। और इसीलिए वर्तमान में जो सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो एक बड़ा कारण इसका है इसी चीज को लेकर के। खैर वो तो खैर दूसरा प्रश्न है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो ये चीज जानिए। तो एक तो ये है कि भाई हिंदू इस्लामिक दोनों चीजें दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि हिंदुओं के ही स्थापत्य को तोड़ करके जो है मुस्लिम स्थापत्य की स्थापना की गई थी। जौनपुर की कुछ मस्जिदें जैसे अटाला मस्जिद, फोर्ट मस्जिद, झंझोरी मस्जिद, जामा मस्जिद तथा लाल दरवाजा आदि प्रमुख हैं। तो लाल दरवाजा, जामा मस्जिद, झंझारी मस्जिद, अटाला मस्जिद, ये सब कहाँ है? तो जौनपुर की प्रमुख मस्जिदें हैं। और इसके निर्माणकर्ता कौन कौन है उसके बारे में मैंने पीछे बताया है जब मैं जौनपुर को पढ़ा रहा था। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जो एक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद को पूर्ण करवाया तथा झंझोरी मस्जिद का जो है, झंझोरी या झांझरी, मतलब झंझोरी या झांझरी आए तो कंफ्यूज नहीं होगा, एक ही नाम है। अब अगला जो है मालवा, तो मांडू में हुसैन शाह द्वारा निर्मित जामी मस्जिद, उसका मकबरा, हिंडोला महल तथा सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा निर्मित जहाज महल इस्लामी शैली के सुंदर नमूने। तो मालवा शैली के अंदर क्या है? तो हुसैन शाह द्वारा निर्मित कौन है? जामी मस्जिद है, फिर उसका मकबरा है, हिंडोला महल है तथा सुल्तान महमूद जो एक अगले शासक होते हैं, सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा निर्मित कौन सा है? तो जहाज महल है। तो ये सब जो रचनाएं हैं मालवा स्थापत्य के अंतर्गत आती हैं, मतलब मालवा के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध इमारतें क्या है? तो मांडू का किला, महमूद खिलजी द्वारा निर्मित 7 मंजिलों वाला विजय स्तंभ, और बाज बहादुर तथा रूपमती के महल। तो बाज बहादुर तथा रूपमती के जो महल हैं, या फिर महमूद खिलजी द्वारा निर्मित जो 7 मंजिलों का जो भवन बनाया गया है, जिसे सप्त पगोडा टाइप में कुछ ऐसे था उनका, तो ये बेसिकली किससे संबंधित है? ये मालवा के शासकों के से संबंधित स्थापत्य की रचनाएं हैं। अब बंगाल को देखते हैं। तो गौड़ में निर्मित इमारतें थी। देखिए बंगाल को ही जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? गौड़। तो गौड़ में निर्मित इमारतें थी कौन सा? तो दाखिला दरवाजा, छोटा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद। और फिर बंगाल की स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पांडुआ था, जहां सिकंदर शाह द्वारा निर्मित अदीना मस्जिद भारत में सबसे विशाल मुस्लिम इमारत है। तो अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? सिकंदर शाह है। तो इसको भी जानिए क्योंकि यह भारत में सबसे विशाल मुस्लिम इमारत मानी जाती है। फिर गुजरात आप देखेंगे तो गुजरात शैली की मुख्य विशेषता है पतले मीनार, पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी और अलंकृत कोष्ठक। और अहमद शाह प्रथम जो 1411 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की थी,
वहां जामी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो अहमदनगर का जो जामी मस्जिद है उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो अहमद शाह प्रथम है। तो ये सब कुछ क्षेत्रीय स्थापत्य की चर्चा कर दी गई है जो महत्वपूर्ण है। देखिए अब सारा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है और जो विगत वर्षों में आए हैं उनके बारे में तो यहाँ विस्तार से चीजें बताई ही जा रही हैं। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर, जूनागढ़ और खेड़ा में रानी पिसारी का रौजा, नगीना मस्जिद आदि मस्जिदों का निर्माण कराया था। तो महमूद बेगड़ा का ये सब स्थापत्य है। और दक्कन में यदि आप देखेंगे तो बहमनी सल्तनत ने अपनी एक अलग शैली विकसित की थी जिस पर फारस के वास्तुशिल्प का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। तो जो दक्कन में जो बहमनी राज्य है तो उस पे आप देखेंगे तो उस पे फारस के स्थापत्य का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। और कुली कुतुब शाह मतलब जो गोलकुंडा का शासक होता है ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो चार मीनार है। तो चार मीनार का निर्माणकर्ता कौन था? तो कुली कुतुब शाह था। और इसी तरीके से मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है वो गोल जो गुंबज है वो विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का जो प्रश्न का जो सेशन था सारी चीजें वो यहीं तक थी। और हम नेक्स्ट क्लास में जो है सूफियों को देखेंगे और फिर जो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन था उसकी चर्चा करेंगे। तो एक दो वीडियो में सूफी और इनको चर्चा करने के बाद हम आ जाएंगे फिर मुगल वंश पे। इसकी चर्चा तो मैंने कर ही दी है। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो टेलीग्राम है हमारा समृद्धि IAS का, ये आपकी तैयारी के लिए बेहद ही फ्रूटफुल लिंक है क्योंकि यहाँ संस्थान महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर देता रहता है, या आपकी भी कुछ क्वेरी रहती है तो उसको भी जो है यहाँ उसका जवाब दिया जाता है। साथ ही ये हमारे दो चैनल हैं, एक तो हमारा समृद्धि IAS जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला। तो ये दोनों चैनल आपके हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो इसलिए इसे अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 730307507507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।